विद्यार्थियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और इस भाग में लेकर आया हूं मैं सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित वे आंखें। तो आइए हम शुरू करें। वे आंखें काव्य का भावार्थ। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भाव भरा दूर तक उनमें दारुण, देन दुख का नीरव रोदन। विद्यार्थियों, गुहा मतलब गुफा। अंधकार की गुहा सरीकी, सरीकी मतलब समान सदृश। इसमें दारुण शब्द है, घोर कठोर। और हाँ, दैन्य, दैन्य का मतलब होता है गरीबी दीनता। और नीरव रोदन, नीरव मतलब शब्द रहित, रोदन मतलब रोना। तो विद्यार्थियों, अंधकार की गुहा सरीकी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, देन दुख का नीरव रोदन। विद्यार्थियों संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ वे आंखें से अवतरित है। इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने शोषित एवं दमित भारतीय किसान की दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया है। व्याख्या, हैरान परेशान किसान की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि दुखी किसान की आंखें किसी गहरी अंतहीन गुफा के जैसी दिखती है, उसमें दूर दूर तक गहन अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसी आंखों को देखकर मन में एक अज्ञात डर बना हुआ है। उन आंखों में अत्यधिक वेदना, दीनता, दुख, पीड़ा का मौन रोदन है। विद्यार्थियों, यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं, किसानों की पीड़ा, उनके कष्ट, उनकी सूनी बेजान निराश एवं थकी आंखों में झलकते। किसान की आंखों में आंतरिक गुफा है और उस गुफा में गहन अंधेरा ही अंधेरा है। सिर्फ दुख पीड़ा के अलावा उसके जीवन में कुछ ही नहीं, और एक मौन स्पंदन भरा हुआ है, अर्थात किसानों की पीड़ा, उनके कष्ट, उनकी सुनी बेजान निराशा एवं थकी आंखों में अलग ही झलकते हैं। यह पीड़ा इतनी अधिक है कि उनकी आंखों में देखने तक का साहस नहीं है। विद्यार्थियों, यहाँ पर किसान की मार्मिक दशा का वर्णन किया गया है और लेखक कवि ने बताया है कि उनकी आंखों में सिर्फ दुख, पीड़ा, वेदना और अंधकार ही अंधकार है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश खिसका। विद्यार्थियों, स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, अभिमान मतलब गर्व, मझधार मतलब बीच में, कगार यानी कि किनारा, सदृश्य मतलब समान। वह स्वाधीन किसान रहा, किसान हमेशा स्वतंत्र रहा, उसे कभी गुलामी में कोई किसी ने नहीं जकड़ा। अभिमान भरा आंखों में इसका, सदैव उसको स्वतंत्रता का गर्व उसकी आंखों में झलकता था। छोड़ उसे मझधार आज, आज उसे बीच मझधार में छोड़ दिया। संसार कगार सा दृश्य वह खिसका, और सारा संसार उसके सामने से खिसक गया, अर्थात उसकी दयनीय स्थिति में उसे मझधार में छोड़कर चले गए। कभी यह किसान स्वतंत्र था और इस स्वतंत्रता का उसे गर्व था जो उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई देता था, किंतु स्वाधीनता के बाद नीति नियंताओं ने उसकी कभी सुध तक नहीं ली। वह महाजन साहूकारों के चंगुल में फंसता चला गया, फंसता चला गया। शासक वर्ग के लोग उसे बीच मझधार में छोड़कर किनारे की ओर खिसक गए। मुसीबत के समय संसार में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया और उसे भाग्य भरोसे शोषित होने के लिए उसके हाल पर छोड़ दिया गया। विद्यार्थियों, सुमित्रानंदन पंत जी की यह रचना आज भी प्रासंगिक है। उस समय भी किसान की दयनीय स्थिति थी और वर्तमान में भी किसान मझधार में है। कोई सी भी सियासत आ जाए, कोई सा भी शासन प्रशासन आ जाए, लेकिन किसान की स्थिति जस की तस बनी हुई है। विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में काव्य सुंदर किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण है। आंखों को अंधकार की गुहा सरीकी बताने में उपमा अलंकार एवं दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण बार बार आया है।
का सुंदर चित्रण किया गया है। विद्यार्थियों, संस्कृत निष्ठ शब्दावली है और हाँ, खड़ी बोली का प्रयोग भी है। करुण रस विद्यमान है, प्रसाद गुण है। तो विद्यार्थियों, शुरू करें दूसरा पद्यांश। लहराते वे खेत द्रुतों में, लहराते वे खेत द्रिगों में, द्रग मतलब आंख, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, बेदखल मतलब अलग से अलग, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। विद्यार्थियों, यहां पर द्रग अर्थात आंख, बेदखल मतलब अधिकार से हमेशा के लिए वंचित, तृण मतलब तिनका, घास का। तो विद्यार्थियों, संदर्भ वही सुमित्रानंदन पंत जी इसकी रचिता हैं और वे आंखें आरोह नामक पुस्तक से लिया, पुस्तक में अवतरित है। और प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसान की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया है, अर्थात उन किसानों का खेत उनसे छीन लिया। अब व्याख्या। लहराते वे खेत द्रिगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे। कवि किसान की मार्मिक दशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि किसान की स्मृतियों में आज भी उसके लहलहाते खेत दिखाई दे रहे हैं, जिनसे आज इन समाज के दरिंदों ने उसे आज बेदखल कर दिया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनकी तृण तृण में। अरे उसका जीवन भी खुशहाल था, उसके जीवन का रोम रोम अर्थात उसके खेत का तृण तृण गर्व से हंसता था, लहलहाता था, और किसान का जीवन भी प्रसन्न चित्त था। विद्यार्थियों, यहाँ पर वो आगे कहते हैं जिनके तृण तृण से, मतलब जिनके कण कण में भी प्रसन्नता थी, आंखों ही में घूमा करता। विद्यार्थियों, आंखों में वो परिदृश्य आज भी किसानों के घूम रहा है। उसके पहले मैं यह बताना चाहूँगा, यहाँ पर किसानों की मार्मिक दशा का चित्रण कवि ने किया है। वो किसान साहूकारों के चंगुल में ऐसा फंसा कि उसकी जमीन तक कर्ज के रूप में साहूकारों ने छीन ली, क्योंकि किसान कर्ज नहीं पटा पाया। इस तरह का जो भी उनका ब्याज रहा या चक्रवृद्धि ब्याज रहा, कुल मिला के एक तरह से अन्याय है। जो भूमि किसान की माँ थी, लहलहा रही थी फसल और जीवन उसका आनंदित था, इन दरिंदों ने, साहूकारों ने वो भूमि उससे मूलधन के रूप में छीन ली और उसका जीवन नाशूर बन गया, नारकी हो गया। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकूनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। विद्यार्थियों, किसान का वह एकमात्र बेटा जो उसकी आंखों का तारा था, अर्थात उसे अत्यधिक प्यारा था, आज उसकी छवि उसकी सूनी आंखों में घूम रही है। उसकी आंखों का तारा, कारकूनों की लाठी से जो गया जवानी में मारा। विद्यार्थियों, निर्दयी और निष्ठुर जमींदारों के कारिंदों ने भरी जवानी में उसके इकलौते बेटे को लाठियों से कूट कूट कर, पीट पीट कर निर्दयता पूर्वक मार डाला। उन दरिंदों ने उसके बुढ़ापे की लाठी को भी छीन लिया, असमय उसकी मृत्यु कर दी और उससे उस किसान का हृदय विदीर्ण हो गया। उसकी मनोदशा का वर्णन शब्द नहीं कि किस तरह से किया जाए। वह अपने इस दैन्य दुख को अपनी सूनी आंखों में मीचे हुए हैं, क्योंकि वो दुख सिर्फ उसकी आंखों में तैर रहा है। समाज के इन साहूकारों ने ब्याज के रूप में कर्ज अदा नहीं करने के कारण भूमि तक छीन ली और इकलौता बुढ़ापे का सहारा भी छीन लिया। तो किसान की अत्यंत करुणमय दशा का वर्णन काव्य सौंदर्य के अंतर्गत सुमित्रा पंत जी ने किया है। स्वयं के खेतों से बेदखल एवं पुत्र की मृत्यु उसके हृदय को झीर्ण शीर्ण कर गई, अर्थात मार्मिक चित्रण। जमींदारों की निर्दयता का वर्णन किया गया है। तृण तृण में पुनरुक्ति अलंकार मतलब पुनरुक्ति प्रकाश एवं जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार। करुण रस की अथाह प्रधानता, आंखों को तारा मुहावरे का भी प्रयोग किया है। प्रसाद गुण विद्यमान है। विद्यार्थियों, खड़ी बोली
भाषा में प्रवाह है तथा वह भाव अभिव्यक्ति में सहायक है, यह उनका काव्य सौंदर्य था। तो विद्यार्थियों, करें हम तीसरा पद्यांश की व्याख्या। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। अर्थात महाजन मतलब ब्याज पर धन उधार देने वाला व्यक्ति, कोड़ी मतलब एक एक पैसा, कुर्क मतलब नीलाम कर दिया जिसे हम बोलते हैं कुर्की करना, बरघो मतलब बेल। विद्यार्थियों, संदर्भ वही जो हमने अभी बोला था कि वे आंखें आरोह नामक चैप्टर में अवतरित है, जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जो कि प्रकृति के सुकुमार कहे जाते हैं। और प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि सुमित्रानंदन पंत ने महाजनों के शोषण की मार से त्रस्त किसान की दीनहीन एवं बेबस मनोदशा और दशा का वर्णन किया है। विद्यार्थियों, व्याख्या। बिका दिया घर द्वार, अर्थात घर द्वार तक बिक गया, महाजन ने ना ब्याज की कोड़ी छोड़ी। महाजन ने ब्याज का एक एक रुपया, एक एक पाई तक नहीं छोड़ी। रह रह आंखों में चुपती वह, हर पल मेरी आंखों में वो बात खटकती है, कुरखुई बरघों की जोड़ी। यहाँ तक कि मेरे जीवन के अनमोल दो रत्न, मेरे बेल जो कि खेतों में लहलहाते खेतों में मेरी मदद करते थे, मेरी खेतों को जोतते थे, मैं उनके द्वारा हल बक्कर घेरा करता था, मेरे साथी थे, मेरी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा थे, उनको भी नीलाम कर दिया इन दरिंदों ने। तो विद्यार्थियों, सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, तत्कालीन जमींदारों महाजनों ने शोषण की अनंत गाथा का सजीव चित्रण अंकित करते हुए कवि महोदय कहते हैं कि महाजन ने उधार दिए गए मूलधन और उस पर भस्मासुर की तरह विकराल विशाल होता गया ब्याज नहीं पटाने पर उसके घर बार किसान के, और यहाँ तक कि एक जोड़ी बेल भी नीलाम कर दिए। उजरी उसके सिवा किसे कब। उजरी मतलब होता है विद्यार्थियों उजली, सफेद गाय पास दुहाने आने देती, जो किसी को अपने पास भटकने नहीं देती थी, आंखों में नाचा करती। और वो उसकी आंखों का गर्व था, उसको बहुत प्यारी थी। उजड़ गई जो सुख की खेती, वो मेरी सुख की अनमोल रत्न थी, खेती थी, उससे मुझे रोजी रोटी, उसके दूध को दोहन भी करता था, बेचता भी था, और उससे लालन पालन और मेरे घर की परवरिश भी होती थी। आखिरकार वो भी मेरे से छिन गई। अर्थात कवि कहते हैं, अचानक किसान को अपनी अत्यधिक प्रिय सफेद गाय उजरी की याद आ गई। सफेद होने के कारण उसे वो प्यार से उजरी कहते थे। दूध दोहने के लिए किसान के अलावा किसी को भी अपने पास भटकने नहीं देती थी, मगर दुष्ट और दरिंदों ने कर्ज के नाम पर उसकी भी नीलामी करवा दी। इस प्रकार एक एक करके किसान की प्रिय वस्तुएं उसके हाथ से जाती रही। उसकी आंखों के सामने आज भी अपनी गाय का वो मनमोहक दृश्य घूमता रहता है, तैरता रहता है। हाय बेचारे किसान का सुखमय संसार महाजन के शोषण और कर्ज के दुष्चक्र के कारण आज पूरी तरह तहस नहस हो गया। पुराने सुखमय दिनों की स्मृति को याद करते हुए वो कभी कभी हल्का सा आनंदित होता है, लेकिन पल भर में ही दुखों का ज्वार उसके हृदय पर उमड़ने लगता है और वो फिर पीड़ा के आगोश में चला जाता है। विद्यार्थियों, काव्य सौंदर्य है इसमें कर्ज और सूद की उगाही के लिए महाजन द्वारा किसान पर किए गए अत्याचारों का वर्णन किया गया है। और हाँ, किसान की पीड़ा का चित्रण अत्यधिक करुणामय किया गया है। यहाँ पर पुनरुक्ति एवं अनुप्रास अलंकार की छटा बिखर रही है और इन पद्यांश में आंखों में नाचना मुहावरे का प्रयोग भी किया गया है और प्रश्नात्मक शैली भी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। खड़ी भाषा का बेहतरीन प्रयोग, भाषा की भाव अभिव्यक्ति पूर्णतः सुगम, और हाँ विद्यार्थियों, प्रसाद गुण की उपस्थिति है। तो आइए अब शुरू करें हम चौथा पद्यांश,
बिना दवा दर्पण के घरनी। दवा दर्पण मतलब दवा आदि, घरनी मतलब होता है घरवाली पत्नी। सुवर्ग चली आंखें आती भर, स्वर्ग चली गई अर्थात देहांत हो गया। देख रेख के बिना दूध मुही, और देख रेख के बहाव में जो जो माँ पे निर्भर थी, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बिटिया 2 दिन बाद गई मर। वो नन्ही सी बेटी भी 2 दिन बाद स्वर्ग सिधार गई। विद्यार्थियों, संदर्भ पूर्वक अर्थात प्रस्तुत पद्यांश आरोह के वे आंखें नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत थे और प्रसंग में अत्यंत संकट एवं दुखों का वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है मार्मिक चित्रण करते हुए कि उसकी पत्नी भी दवा के अभाव में चली गई और दूध के अभाव में छोटी बच्ची भी मर गई। तो विद्यार्थियों शुरू करें व्याख्या। कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं, बिना दवा दर्पण के घरनी, अर्थात बिना दवा के, बिना इलाज के, गरीबी और दरिद्रता के कारण मैं इलाज नहीं कर पाया अपनी पत्नी का, उसे चिकित्सा नहीं ले जा पाया, डॉक्टरों को नहीं दिखा पाया, अर्थात वो मेरी दरिद्रता के कारण, बिना दवाई के कारण स्वर्ग को सिधार गई। स्वर्ग चली आंखें आती भर, मुझे छोड़कर चली गई। देख रेख के बिना दूध मुही, और मेरी नन्ही सी बिटिया थी 2 दिन की, जब माँ चली गई तो उसका जीवन यापन कैसे होता, वो अपना पालन पोषण किस तरह से करती, अर्थात वो दूध कैसे पीती। गाय भी नहीं थी जिसका दूध पिला के उसका पोषण करूं, और उसकी माँ भी चली गई तो वो भी बिटिया 2 दिन बाद गई मर। मतलब मेरी नन्ही सी बेटी जो माँ के दूध पर ही डिपेंड थी, माँ के दूध पर ही निर्भर थी, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। इस प्रकार मेरा खेत भी चला गया, मेरी गाय भी चली गई, मेरा घर बार भी चला गया, मेरी पत्नी भी चली गई और मेरी नन्ही सी बेटिया भी मुझे छोड़कर चली गई। घर में विधवा रही पतो, आगे कवि लिखते हैं, घर में विधवा रही पतो हो, लक्ष्मी थी यद्यपि पति चालीन। विधवा अर्थात मेरे बेटे की गुंडों ने, दरिंदों ने, साहूकारों ने पीट पीट कर मार्मिक हत्या कर, मतलब निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी थी। अतः मेरी बहू बेचारी विधवा हो गई थी भरी जवानी में। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। वो गृह लक्ष्मी थी, लोग गृह लक्ष्मी कहते थे, लेकिन जब से उसके पति की हत्या हुई है, ये समाज अब उसे कहता है पति घातिन, कि पति को खा गई। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। पति का जब आरोप उस पर लगा कि ये पति को खा गई, तो कोतवाल ने उसको पकड़ लिया और जेल भेजने की कोशिश की, तो वो आखिरकार वो भी लोकलाज और समाज के डर से कुएं में डूब गई और उसने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। विद्यार्थियों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं, उसका अर्थात किसान का हृदय चित्कार करने लगता है। माता के वात्सल्य एवं ममता भरी देखभाल के अभाव में नन्ही सी उसकी बिटिया दूध मुही बेटी 2 दिन बाद वो भी प्राण त्याग देती है। किसान पर जैसे वज्रपात हुआ है, एक के बाद एक झटकों ने उसे तोड़ दिया है, और यहाँ तक कि विधवा बहू जिसे वह गृह लक्ष्मी कहता था, समाज द्वारा उसे पति घातीन कहकर प्रताड़ित किया जाता रहा। एक दिन कोतवाल की कुदृष्टि उसकी विधवा पुत्र वधू पर पड़ गई। उसने उसे पकड़कर थाने पर खिंचवा लिया। अपमानित अबला ने तत्क्षण कुएं में कूदकर अपनी एह लीला समाप्त कर दी। वह स्वयं तो चली गई, किंतु किसान के लिए छोड़ गई दर्द का एक ऐसा समुंदर जो उसे प्रतिपल निगलने को आतुर था। इस प्रकार किसान का पूरा परिवार ही छिन्न भिन्न हो गया। सारे सपने पल भर में टूट कर बिखर गए। अपने स्वजनों की स्मृतियां किसानों की आंखों में तैर रही, और आखिरकार वह पीड़ा से मूर्छित होकर पल पल में गिरता जाता था, और किसान की आंखें भर भर आती थी। विद्यार्थियों, इस पद्यांश में काव्य सौंदर्य, पत्नी, बेटी और अंत में पुत्र वधू से बिछोह का बहुत ही भाव निश्चल और भाव विवल, मार्मिक, करुण वर्णन किया गया है। अर्थात करुण रस का चरमोत्कर्ष चित्रण है।
वर्षों से कर्ज के दुष्चक्र में फंसे किसानों की दारुण व्यथा का वितरण सजल चित्रण है। सजल चित्रण मतलब आंखों से जैसे आंसू गिर रहे हो। ग्रामीण आंचलिक भाषा के शब्दों का प्रयोग कथा के कथ्य के वाहक का कार्य करता है और आंखें भरना मुहावरे का प्रयोग है। अनुप्रास विद्यमान है। विद्यार्थियों, अगला पद्यांश, खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। पैर की जूती, तिरस्कृत, उपेक्षित, जोरू पत्नी, सुध मतलब याद, सांप मतलब शर्प, फटती छाती गहरी पीड़ा। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक आती है, तुरह शून्य में गढ़ वह चितवंती की नोक सदृश बन जाती है। विद्यार्थियों, पद्यांश को पुनः, खैर पैर की जूती जोरू, यहां पर समाज के द्वारा पत्नी को पैर की जूती कहा गया है। ना सही एक, वो गुजर गई तो कोई बात नहीं, दूसरी आती है, दूसरी आ जाएगी, पर जवान लड़के की सुध कर, पर जवान लड़के की असमय मौत। सांप लौटते फटती छाती, याद करते ही सांप मेरी छाती पर लौटने लगता है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, पिछले जीवन का आनंद मेरी आंखों में तैर रहा है। क्षण भर एक चमक हिलाती, जैसे ही मुझे प्रसन्नता पूर्वक अपने पुराने अतीत की याद आती है तो चमक आ जाती है, तुरंत शून्य में गढ़ हुआ चितवन। लेकिन जैसे ही मैं वर्तमान में आता हूं, तीखी नोक सदृश बन जाती, एक नासूर सी चुभन होती है और दर्द से हृदय फट जाता है। अर्थात सुमित्रा नंदन पंत जी यानी कि कवि कहते हैं कि किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है, वह उसे पैर की जूती के समान तुच्छ समझता है। मनुष्य चाहे तो एक जूती के खोने अथवा फटने की स्थिति में दूसरी बदल सकता है। अभिप्राय यह है कि किसान चाहता तो फिर से शादी करके दूसरी पत्नी घर में ला सकता था, परंतु जवान बेटी के असमय मृत्यु से उत्पन्न वियोग ने उसे तोड़ दिया है। पुत्र बिछो से जवान पुत्र बिछो से उसकी छाती विदीर्ण हो गई है, वह अत्यधिक कष्ट और गहरे दुख में है। यहाँ कवि का कुल मिलाकर अभिप्राय यह है कि किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु से ज़्यादा सदमा अपने जवान पुत्र की मृत्यु के कारण हुआ है। विद्यार्थियों, किसान यादों की झरोखे में जब चला जाता है तो आनंद की अनुभूति होती है पल के लिए, लेकिन जैसे ही वर्तमान में आता है तो वह पीड़ा और दारुण के आगोश में पुनः चला जाता है। तो इस तरीके से सुखदायी स्मृतियाँ किसी शूल की भांति उसकी आंखों में चुभती रहती है और हाँ, उसके चेहरे पर कभी भी न समाप्त होने वाली पीड़ा के गहरे भाव उभरने लगते हैं। तो यहाँ पर काव्य सौंदर्य में किसान पत्नी की उपेक्षा, विद्यार्थियों काव्य सौंदर्य में यहाँ पर पत्नी की अपेक्षा पुत्र के जीवन को महत्व दिया। और हाँ, पैर की जूती, सांप लौटना, छाती फटना आदि ये मुहावरों का प्रयोग किया गया है। छोटे छोटे ग्रामीण आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी भाषा में प्रभाव बना रहा है। अनुप्रास एवं उपमा अलंकार की छटा बिखर रही है। करुण रस की प्रधानता पूरे ही काव्य में है, प्रसाद गुण विद्यमान है। तो विद्यार्थियों, वे आंखें की व्याख्या और भावार्थ यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा आपको इसी चैप्टर, इसी अध्याय वे आंखें के प्रश्न उत्तर। तो इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का, जिसमें रहेंगे इसी अध्याय के प्रश्न उत्तर। धन्यवाद, नमस्कार।